हेलो फ्रेंड्स। 22 सितंबर साल 1963 को यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी टेक्सास के एक शहर डैलस में एक स्पीच देने के लिए जा रहे थे जब 12:30 पीएम सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम पे उन पर 3 गोलियां चलाकर उनको बहुत सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया। ली ऑसवाल्ड जिसने उन पर गोलियां चलाई थी वो तो लगभग 1.5 घंटे बाद पकड़ लिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैनेडी की जान नहीं बचाई जा सकी। उनको लगभग 1 पीएम को डेड प्रोनाउंस किया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इस असैसिनेशन ने ना सिर्फ यूएस बल्कि सोवियत यूनियन और सारी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। सोवियत यूनियन ने भी जेएफके की फैमिली और यूएसए के अवाम की हौसला अफजाई की और कैनेडी की मौत के बाद वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन जॉनसन वैसे कभी भी साबित नहीं हुए जैसे कैनेडी थे, क्योंकि कैनेडी पर सारे मुल्क की नज़रें टिकी थी कि यही वो इंसान है जो हमारी मुल्क को सुधार सकता है, लेकिन शायद उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये मेरे कोल्ड वार के वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैनेडी की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन कैनेडी के डेथ से लगभग 1 महीने पहले निकिता क्रूश्चेव से लियोनिड ब्रेजनेव के हाथों यूएसएसआर की लीडरशिप छीन ली जाती है और यूएसए में लिंडन बी जॉनसन ने प्रेसिडेंट बनते ही कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी जो कैनेडी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सबसे पहले जॉनसन ने वियतनाम वॉर में यूएसए की इन्वॉल्वमेंट को ड्रास्टिकली बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि कैनेडी इस वॉर को ख़त्म करना चाहते थे। और ऐसे और भी गलतियों की वजह से जॉनसन पब्लिक के बीच में बिल्कुल भी फेमस नहीं थे। उन्हें पता था कि 1968 की इलेक्शंस को वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ये इलेक्शंस लड़ेंगे ही नहीं, और इसलिए 20 जनवरी साल 1969 को रिचर्ड निक्सन इलेक्शंस को जीतकर प्रेसिडेंट बनते हैं। और निक्सन लिंडन बी जॉनसन के मुकाबले में काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही वियतनाम से अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया, और ऊपर से निक्सन की प्रेसिडेंसी में द इनफेमस मून लैंडिंग की जाती है, और इसके लिए भी लोगों ने निक्सन के लिए तालियां बजाई। लेकिन इस सब की शुरुआत कैनेडी ने ही की थी। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. जिसको मैंने डिटेल में इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और 1971 को निक्सन ये अनाउंस करते हैं कि वो बहुत जल्द सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन करेंगे। और फरवरी 1972 को निक्सन चाइना को भी विज़िट करते हैं और यूएसए और चाइना के बीच में टेंशन्स को कम करने की कोशिश की जाती है। और आगे चलकर 26 मई साल 1972 को सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में SALT I एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसकी मदद से यूएसए और सोवियत यूनियन अपने ब्लास्टिक मिसाइल्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। और 27 जनवरी साल 1973 को पेरिस अकॉर्ड्स को साइन किया जाता है, जिसकी मदद से यूएसए की वियतनाम वॉर में इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि अक्टूबर साल 1973 को इजिप्ट और सीरिया इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं, और जिसकी वजह से यौम किपुर वॉर की शुरुआत हो जाती है, जिसमें यूएसए ने इसराइल को बहुत भारी सपोर्ट प्रोवाइड की। लेकिन थैंकफुली 3 हफ्तों के बाद ही ये वॉर ख़त्म हो गई। लेकिन टाइम में थोड़ा पीछे जाएं तो 17 जून साल 1972 को 5 लोगों को वाशिंगटन डीसी के वाटरगेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर्स में घुसते हुए पकड़ा गया। इन लोगों का कनेक्शन रिचर्ड निक्सन की री इलेक्शन कैंपेन से था, और ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी जो रिचर्ड निक्सन की रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने वाली थी उसके डॉक्यूमेंट्स चोरी करने आए थे। और इन लोगों के पकड़े जाने के बाद 8 अगस्त साल 1974 को निक्सन अपनी प्रेसिडेंसी की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं, और उनके रेजिग्नेशन के बाद वाइस प्रेसिडेंट गैरल्ड फोर्ड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और 1975 में वियतनाम वॉर फाइनली ख़त्म होती है, जब कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। और जनवरी साल 1977 को जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं और यूएस फॉरेन पॉलिसी में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने लगते हैं, जिसकी वजह से यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में टेंशन्स और भी बढ़ने लगते हैं। और ऊपर से कार्टर डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी बहुत सारी बातें करते हैं जो ऑब्वियसली सोवियत यूनियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
लेकिन दिसंबर साल 1979 को सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है और इस हमले के पीछे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन मेनली 2-3 रीज़न की वजह से ये हमला किया गया। सबसे पहले तो अप्रैल साल 1979 को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान ने एक कू की और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। और द वन एंड ओनली चीज़ जो सोवियत यूनियन को इस पार्टी के बारे में पसंद थी वो ये थी कि ये पार्टी एकदम ही मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थी, मतलब ये कम्युनिज़म को बहुत ज़्यादा फेवर करती थी। लेकिन जैसे ही इस पार्टी ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो सारे मुल्क भर में हंगामा मच गया, लोग सड़कों पर उतरने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। और सोवियट्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान से कम्युनिज़म का रूल हटे, और इसलिए 24 दिसंबर साल 1979 को सोवियत यूनियन ने 1 लाख ट्रूप्स को जमा करके अफ़गानिस्तान पर हमला बोल दिया। और इस हमले में सोवियत यूनियन ने जानबूझकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान के लीडर हफीज़ुल्लाह अमीन को ही मरवा दिया। सोवियत यूनियन की तरफ से जस्टिफिकेशन ये थी कि अमीन की लीडरशिप में अफ़गानिस्तान हाथ से निकल सकता था, और इसलिए सोवियत यूनियन ने हफीज़ुल्लाह अमीन को हटाकर बेबरक करमल को लीडर बना दिया। और इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीन और करमल ये दोनों थे तो सेम ही पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेकिन ये सेम फैक्शन से नहीं आते थे। मतलब ये डेमोक्रेटिक पार्टी 2 फैक्शंस में बटी हुई थी, खल्क फैक्शन और परचम फैक्शन। और बेबरक करमल परचम फैक्शन से आता था, और करमल की सोच अमीन के मुकाबले में कई ज़्यादा कम्युनिस्ट थी, और इसलिए सोवियत यूनियन ने हफीज़ुल्लाह अमीन के बजाय बेबरक करमल को चुना। और ऐसा तो था नहीं कि सोवियत यूनियन हमला करेगा और अफ़गानिस्तान के लोग चुप करके बैठ जाएंगे, और इसलिए बहुत सारे मुजाहिदीन उभर कर आने लगे, जिनको यूएसए की मदद से पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाने लगी, और उन्हें दोबारा से हथियार थमाकर अफ़गानिस्तान भेजा जाने लगा, जहां वो जाकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ते थे। अगर 1985 में फ़ास्ट फॉरवर्ड करें तो अभी तक सोवियत यूनियन मुजाहिदीन को हरा नहीं पाया है, और उसी साल 1985 को मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के नए लीडर बनते हैं, और वो धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि ये मुजाहिदीन लोग सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। और इसलिए गोर्बाचेव 1989 को सोवियत ट्रूप्स को वापस बुलाने लगते हैं, और जिसकी वजह से यूएसए और अफ़गानिस्तान की जीत हो जाती है। और मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे लीडर थे जो ये चाहते थे कि सोवियत यूनियन को संभाला जाए, सोवियत यूनियन तरक्की करे, सोवियत यूनियन के लोग आज़ाद रहें, और इसलिए वो ईस्टर्न ब्लॉक की सारी कंट्रीज़ से भी अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने लगते हैं। और जैसे ही ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ को ये पता चलता है कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, तो वो अपने अपनी अलग अलग कंट्रीज़ बना लेते हैं, और धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचेव के फैसलों की वजह से सोवियत यूनियन टूटने लगता है। बहुत सारी कंट्रीज सोवियत यूनियन से जुदा होने लगते हैं, और 25 दिसंबर साल 1991 को गोर्बाचेव अपनी प्रेसिडेंसी की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं, और अगले ही दिन 26 दिसंबर को सोवियत यूनियन की पार्लियामेंट, या आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन की नेशनल असेंबली सोवियत यूनियन को पूरी तरह से तोड़ देती है, और सोवियत यूनियन के टुकड़ों में से 15 अलग अलग कंट्रीज़ बनते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रशिया था। और यही वजह है कि बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ जब सोवियत यूनियन की हिस्ट्री पर कोई बात करते हैं तो कभी कभी गलती से उसे रशिया बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सोवियत यूनियन ही था।